अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। शहबाज शरीफ फैमिली पर नैब का घेरा तंग हो रहा है। अब यह इल्जाम है शहबाज शरीफ की फैमिली के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का। इससे पहले हमने देखा था आशियाना हाउसिंग स्कैम हो या फिर साफ पानी स्कैम और रमजान शुगर मिल, उस पर जो है जमानत मिल चुकी है शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन उनके बच्चों के खिलाफ पहले भी एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस था और अब उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का। और ये इल्जाम सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज या सुलेमान शहबाज पर नहीं है, उनकी पूरी फैमिली पर अब ये इल्जाम है। उनकी दो बहनों को भी तलब किया गया है और हमजा शहबाज की वालदा नुसरत शहबाज को भी नैब ने तलब कर लिया है। हमजा शहबाज की वालदा को तलब किया गया है 17 अप्रैल को, नुसरत शहबाज को। और इसके अलावा शहबाज शरीफ की जो साहबजादी हैं राबिया शरीफ, उनको 18 अप्रैल को, जबकि जवेरिया शरीफ को 19 अप्रैल को तलब किया गया है। और हमजा शहबाज को 15 और 16 अप्रैल को नैब ने तलब कर लिया है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्या है, पिछले हफ्ते हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि नैब का ये दावा है, नैब का ये इल्जाम है कि हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज ने अपने अकाउंट्स में फेक टीटी मंगवाई है। ऐसे लोगों ने पैसे ट्रांसफर किए हैं जिनके पास ना पासपोर्ट है, ना वो कभी मुल्क से बाहर गए। हमने आपको ये भी बताया था कि हमजा शहबाज के 2009 के जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें उनके कुल असासे तकरीबन 19 से 20 करोड़ हैं और उसमें से तकरीबन 95% टीटी के जरिए आए हैं। और वो जो टीटीज जिन लोगों ने की हैं वो फेक टीटीज हैं, फेक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वो लोग कभी मुल्क से बाहर गए नहीं। उसमें कोई हॉकर है तो कोई राइडर है, और ऐसा कैसे हो सकता है जब उनका कोई कारोबार नहीं है, वो मुल्क से बाहर नहीं गए, तो उन्होंने हमजा के अकाउंट में ये पैसे जमा करवाए। अब मजीद दस्तावेजात हमारे सामने आए हैं जिसमें यह बताया गया है कि सुलेमान शहबाज को इसी तरीके से टीटीज मिलती रही, उनके अकाउंट में पैसा रेमिट होता रहा, तरसीलात आती रही, और सिर्फ सुलेमान शहबाज नहीं, उनकी वालदा के नाम पर भी उनके वालदा के नाम पर भी ये पैसे आते रहे हैं। इसी तरह का एक डॉक्यूमेंट इस वक्त आपके स्क्रीन पे है जो कि ये बताता है कि 4 अप्रैल 2018 को तकरीबन $1,60,000 सुलेमान शहबाज के अकाउंट में आए। भेजने वाले का नाम मंजूर अहमद था। ये मंजूर अहमद वही है जिन्होंने हमजा शहबाज को भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। और हमने आपको बताया था मंजूर अहमद का बैकग्राउंड, ये कभी मुल्क से बाहर गया नहीं है, कोई कारोबारी शख्स नहीं है, तो फिर कैसे मुमकिन है कि इसने हमजा और सुलेमान शहबाज के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। इसी तरह एक ट्रांजैक्शन है 20 जुलाई 2008 की, ये भी उस वक्त की है जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे पंजाब के, और इसमें $185,680 की ट्रांजैक्शन है जो कि सुलेमान शहबाज के अकाउंट में आई है। मंजूर अहमद नामी ये शख्स है जिसने ये पैसे तब्दील किए हैं सुलेमान शहबाज के अकाउंट में। अप्रैल 2010 को नुसरत शहबाज जो कि हमजा शहबाज की वालदा है, उनके अकाउंट में 50,000 की टीटी हुई, $50,000 की टीटी हुई। भेजने वाले का नाम मोहम्मद अंजुम है। ये भी बताया जा रहा है कि फेक टीटी है, फेक अकाउंट से भेजी गई है। और यहाँ पे एक नाम दर्ज किया गया है कि अल ज़रूनी एक्सचेंज से ये टीटी जो है इनके अकाउंट में आई है। अब अल ज़रूनी एक्सचेंज का नाम आपने जो फेक अकाउंट्स केस की जीआईटी है उसमें भी देखा था, जहां पे ओमनी ग्रुप और आसिफ अली जरदारी के पे ये इल्जाम है कि उन्होंने फेक टीटीज मंगाई हैं, फेक अकाउंट्स खोले गए हैं, पैसा पाकिस्तान से भेजा गया है, तो वहां पर भी ये नाम मौजूद है अल ज़रूनी एक्सचेंज का। और यही नाम इस डॉक्यूमेंट में भी है जो कि ये कहता है कि नुसरत शहबाज को $50,000 भेजे गए हैं। दिसंबर 2007 की एक और ट्रांजैक्शन है जिसमें बताया गया है कि तकरीबन $1,90,000 नुसरत शहबाज के अकाउंट में आए और भेजने वाले का नाम महबूब अली है। महबूब अली का नाम उस वक्त भी सामने आया था जब हमने आपको हमजा शहबाज के डॉक्यूमेंट दिखाए थे, और उस पर भी यही इल्जाम है कि ना ये शख्स कभी पाकिस्तान से बाहर गया है, ना ही इसका कोई कारोबार है, लेकिन इसने हमजा शहबाज के अकाउंट में टीटी भेजी गई है। तो इल्जाम यह है कि किकबैक का पैसा, ये इल्जाम है कि किकबैक का पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, उसमें से कुछ पैसा जो है पाकिस्तान वापस बुलाया गया मनी चेंजेस के थ्रू डॉलर की शक्ल में, जिसको पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया है। नैब का यह भी इल्जाम है कि दोनों भाइयों की जो वेल्थ है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। नैब का दावा है कि सलमान शहजाद जिनकी टोटल वर्थ चंद हज़ार रुपए की थी 2003 में, 2009 में वो बढ़ के 272 मिलियन हो गई, यानी कि 27.2 करोड़ हो गई। और उस 27.2 करोड़ में से तकरीबन 26.7 करोड़ टीटी के जरिए आए हैं, रेमिटेंस के जरिए आए हैं, जो कि तमाम फेक है। इसी तरह यह भी नैब का दावा है कि 2017 में उनकी जो मालियत है उसमें मजीद इजाफा हुआ। 1.34 अरब के टोटल असासे हैं, 1.34 अरब के टोटल असासे हैं 2017 में सलमान शहबाज के,
जबकि उसमें से 1.33 बिलियन यानी कि तकरीबन 99% जो है पैसा रेमिट किया गया है जाली टीटीज के जरिए, ये नैब का दावा है। हमने इस पर सलमान शहबाज साहब से बात भी की थी, उनका मौकिफ जानने की कोशिश की थी, उन्होंने अपना मौकिफ देने से हमें इनकार किया, लेकिन हम इस पर बात जरूर करेंगे। लेकिन इससे पहले आज हमजा शहबाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम को मुस्तरद किया। हमजा शहबाज ने यह बताया कि उनके खिलाफ जो केसेस बनाए जा रहे हैं उसकी एक खास वजह है। उन्होंने ये नहीं बताया कि जिन लोगों का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है कि इनकी आइडेंटिटी फेक है, फेक टीटीज आई हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दी, लेकिन तमाम इल्जाम मुस्तरद किए। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी फैमिली को हरासा किया जा रहा है जिस तरीके से नोटिस भेजे जा रहे हैं। आज फिर पढ़ा कि 15 को फिर बुला लिया, 15 को बुलाया है, 16 को बुलाया है। अभी ये नोटिस की कॉल ऑफ नोटिस की स्याही खुश्क नहीं हुई होगी। मुझे खबर आई कि जी मेरी 2 बहनों को भी नोटिस आ गए हैं, राबिया शहबाज शरीफ को और जवेरिया शहबाज शरीफ को। मुझे मेरी बहन का फ़ोन आया कि हमजा भाई इस तरह नैब की और पुलिस की टीम हमारे घर के आगे पीछे घेरा किया हुआ है, हम बड़े परेशान हैं, क्या मामला है? क्या मुझे बताएं कि मुहज़्ज़ब मुआशरों में किसी की बेटी को इस तरह नोटिस जारी किए जाते हैं? आज टीवी चैनल्स पे ये खबर भी चली कि नैब ने हमजा शहबाज की बहन के घर पे छापा मारा है, मुहासरा किया है। नैब की तरदीद आई, नैब ने कहा कि हमने सिर्फ नोटिस दिया है, हम सिर्फ नोटिस देने के लिए गए थे, किसी किस्म का छापा उनके घर पे नहीं मारा गया है। हमजा शहबाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कुछ अहम बातें की है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने उनको ये कहा कि आपने जो करारदाद पंजाब असेंबली में मेरे खिलाफ, मेरी डिग्री के खिलाफ लेकर आए हैं, उसको अगर आप वापस ले लें तो मैं आपके खिलाफ 1 माह तक नोटिस नहीं भेजूंगा। ये एक सीरियस एलिगेशन है जो कि उन्होंने डीजी नैब पर लगाया है, शहजाद सलीम पर लगाया है। इस हवाले से क्या कहा है हमजा शहबाज ने, सुनिए। शहजाद सलीम साहब फरमाते हैं, हमजा साहब ये आपकी असेंबली में मेरी जाली डिग्री की करारदाद क्यों जमा हुई है, इसको मेहरबानी करके वापस लें, मैं बड़ा परेशान हूँ। आप इसको वापस लें तो आप इसके बाद कॉल अप नोटिस आपको नहीं आएगा। मेरी बात की जो को रिलेशन आपको मिलेगी कि उसके बाद उन्होंने मुझे कहा जी हम आपको 1 महीने हमजा साहब नोटिस देंगे, आप मेहरबानी करके ये जाली डिग्री वाली करारदाद करें, मैं बड़ा परेशान हूँ। उसके बाद मुझे 1 महीने नोटिस नहीं आया। हमजा शहबाज कह रहे हैं कि ये कहा गया उनसे शहजाद सलीम की जानिब से कि अगर आप मेरी डिग्री का जो करारदाद है पंजाब असेंबली में वो वापस ले लें तो उसके बाद आपको नोटिस नहीं आएगा और मुझे नोटिस नहीं आया। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि शहजाद सलीम ने उन्होंने एक मीटिंग में ये भी कहा कि हमें बड़ा दुख होता है जब आप नैब आते हैं, आपकी पेशी होती है, आपको चाहिए आप हुकूमत से मामला सेटल कर लें, हम भी परेशान है इस केस को लेकर, ये सारे मामला खत्म हो जाएंगे अगर आप हुकूमत से मामला को सेटल कर लें। आला फिर कहते हैं कि देखें हम आपको, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं टीवी पे देख रहा था, आप आ रहे थे, आप अपना जो है आपके वालिद ने बड़ा काम किया है, आप क्यों नहीं हुकूमत से बात करते, हमारी जान छुड़ाएं, आपको हम बुलाते हैं यहाँ पर, मुझे नहीं अच्छा लगता, आप कोई आपस में सेटलमेंट कर लें, मैं बड़ा अंडर प्रेशर हूँ इसलिए मुझे आपको बुलाना पड़ता है। आप हुकूमत से बात कर लें, सेटलमेंट कर लें तो हम अपना जो है ना वो इस सारे मामले को हम रफा दफा कर सकते हैं। तो हमजा शहबाज का ये भी इल्ज़ाम है कि शहजाद सलीम ने उनसे ये कहा, डीजी नैब लाहौर ने ये कहा कि अगर आप हुकूमत से सेटलमेंट कर लें तो सारे मामला रफा दफा हो जाएंगे। नैब का एलानिया आया है, नैब ने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। नैब का ये कहना है कि डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने कभी अपनी डिग्री से मुतालिक ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने ये भी कहा है कि सेटलमेंट के हवाले से भी ऐसी कोई बात नहीं की गई है। तो जो इल्ज़ाम नैब लगा रही है उसको मुस्तरद कर रहे हैं हमजा शहबाज, जो हमजा शहबाज इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसको मुस्तरद कर रही है नैब। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर शहजाद अकबर साहब और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीएमएलएन के रहनुमा तलाल चौधरी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद अकबर साहब, मैं इस पर आता हूं ये सेटलमेंट वाले इशू पर, लेकिन आज हमजा शहबाज ने कहा है कि आपने देखा रमजान शुगर मिल का केस हो वो उड़ गया हमारे खिलाफ, आसियाना हाउसिंग स्कीम का केस हो उसमें कुछ नहीं निकला, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी जो है इसी तरह खत्म हो जाएगा। जरा आप बताइएगा, आपके पास भी तफसीलात होंगी, कितना सीरियस केस है और कितने ठोस शवाहिद आपके ख्याल में इस केस में नैब के पास मौजूद हैं? शुक्रिया शहजाद। देखें, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, जो जितनी इस वक्त मीडिया के अंदर जो स्विफ्ट मैसेजेस अभी कुछ आप भी दिखा रहे थे, ये बड़ा ही सीरियस एलिगेशन है और इसके अंदर जो शवाहिद हैं ये स्विफ्ट मैसेजेस अनडिनाइबल होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं कि मंजूर अहमद है जो हमजा शहबाज को भी पैसे भेजता है, इनकी वालदा को भी उसको पैसे आ रहे हैं, सुलेमान साहब को भी पैसे आ रहे हैं, और इस शख्स का अगर अपना प्रोफाइल ये है कि ये पाकिस्तान से बाहर कभी नहीं गया और ये पापड़ वाला बताया जाता है,
तो उसके बाद मुझे बता दीजिए, दो फैक्टर्स बड़े अहम होंगे। एक तो ये है कि इन्होंने आर फॉर्म जो होता है बैंक का, जब आप कोई फ़ॉरेन रेमिटेंस रिसीव करते हैं तो आप उसके ऊपर तस्दीक करते हैं कि ये पैसा जो भेजने वाला है उसकी आइडेंटिटी, उसमें जो पर्पस दर्ज किया गया है उसकी तस्दीक, और नीचे आपके साइन होते हैं, आप पूरी ओनरशिप लेते हैं। क्योंकि ये इसलिए किया जाता है कि 2007 से आपके मुल्क के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून नाफिज है, जिसके तहत अगर कोई भी इस किस्म की जालसाजी होगी तो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मन में आएगी। इसके साथ साथ आपका जो अहम इसमें इशू है कि अगर मिसाल के तौर पे हमज़ा शहबाज साहब की जो पूरी डिक्लेयर्ड वेल्थ 2009 तक 211 मिलियन है और उसमें से 95% इन रेमिटेंसेस की बुनियाद पे है जो कि इस वक्त फ़ेक साबित हो रही हैं, तो ये एक बड़ा सख्त केस नज़र आ रहा है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस नज़र आ रहा है। तो इसमें से मुझे नहीं नज़र आता कि किस तरह से आप इसका क्या और देखिए, ये बात बार बार कहना कि जी पहले केस ख़त्म हो गया, वो केस ख़त्म हो गया, कोई केस ख़त्म नहीं हुआ। तमाम केसेस अब इसमें रेफरेंसेस फाइल किए जा रहे हैं और किसी भी सवाल का जवाब जो है वो सवाल नहीं होता। सही। जो नैब का कानून स्पेशली जो एसेट बियॉन्ड नॉन सोर्सेज का है उसके अंदर आपको बतलाना पड़ता है, क्योंकि ये देखिए, ये आपके ऊपर इल्ज़ाम ये नहीं लगाया जा रहा कि पहले उन्होंने साबित करना है। आप तो खुद मान चुके अपने रिटर्न्स के अंदर एफबीआर के रिटर्न्स के अंदर कि ये मेरी डिक्लेयर्ड वेल्थ है मैं इस पर और ये तलाल उसकी साहब से बात बेसिस करूं। है। हाँ, ये बात आप जो कह रहे हैं कि ये हैं, तो अपने इनके असासे के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बताते हैं कि उन्होंने जाहिर किए। इल्जाम उन पर ये कि सारा पैसा जो टीटी के थ्रू आया है ये जाली टीटीज के थ्रू आया है। तलाल चौधरी साहब, अभी एक बड़ा संगीन इल्जाम है, यहाँ पे कोई एसेट प्रूव नहीं करना कि ये हमजा का है या सुलेमान का है या नहीं है। उन्होंने खुद ये पेपर्स नैब को जमा करवाए हैं, उन्होंने खुद कहा है कि ये असासे हमारे हैं और इल्जाम ये कि फेक टीटीज आई हैं। इसका इल्जाम का जवाब तो नहीं दिया, ना सुलेमान साहब हमारे प्रोग्राम में दे रहे हैं, ना हमजा साहब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केस गलत बनाए जैसे पहले बनाए गए थे, लेकिन स्पेसिफिक इस इल्जाम का जवाब नहीं दे रहे। वो जवाब देता हूं और बड़ा आसान जवाब है और सबको समझ भी आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे पंजाब और पाकिस्तान का कल्चर ये है कि माएं और बहनें साझी होती हैं। जब कोई दुश्मन माँ और बहनों तक पहुंच रहे तो वो बड़ा ही कम ज़र्फ होता है। ये आज वाला मामला जो है ये मरियम नवाज पार्ट 2 है। वही सोच है कि किसी के वालिद या भाई को झुकाना हो और वो ना झुक रहा हो तो फिर उसके घर माँ और उसकी बहन तक पहुंचा जाए। ये इंतहाई कम ज़र्फी का मुजाहरा है, नंबर 1। अब मैं आपको बड़ा सिंपल सा जवाब दे दूं शहजाद साहब, और मैं ये चैलेंज से ये आज बात कर रहा हूं। देखिए, हम पर इल्जाम ये है कि हमने करप्शन की है जी। मियां शहबाज शरीफ ने 2008 से लेकर 2018 तक, यानी 8 से लेकर 18 तक वो सीएम रहे, उन्होंने पैसे कमाए, वो बाहर भेजे और वो मंगवाए। मुझे ये बताएं, वो 2008 में सीएम बने, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 2007 की हैं और वो उनके सीएम बनने से पहले की हैं, यानी अगले 10 साल की पहले करप्शन कैसे कर ली। ये मामला सारे उनके कारोबारी हैं और कोई इतना झल्ला बेवकूफ नहीं होता कि अपने डिक्लेयर्ड अकाउंट्स में वो इस तरह की ट्रांजैक्शंस करे। ये सब डिक्लेयर्ड है। ये सारी ट्रांजैक्शन इक़्तिदार से पहले की हैं। ये सारी ट्रांजैक्शन जलावतनी कलामी की माजरत साहब, जो मैंने आज डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, जो पैसा सुलेमान शहबाज या नुसरत शहबाज साहबा के अकाउंट में आए हैं, वो तमाम ट्रांजैक्शन 2008 ऑनवर्ड्स की हैं। जो हमजा साहब की 2 ट्रांजैक्शन हमने आपको दिखाई थी वो 2007 की थी, वो उनके वजीर आला बनने से पहले की थी। लेकिन सुलेमान शहबाज की और इसके अलावा नुसरत शहबाज की जो ट्रांजैक्शन है वो 2008 और 2010 की हैं। देखिए, ज्यादातर 90% ट्रांजैक्शन 2007 और 2008 की हैं। ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जब वो ना सीएम थे बल्कि जलावतन थे, और उसके बाद तमाम की तमाम डिक्लेयर्ड हैं। सो उनके कारोबारी मामलात को उसी तरह उछाला जा रहा है जैसे मियां नवाज शरीफ पर इल्जाम मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया, एसेट्स का लगाया, करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का लगाया, लेकिन आखिरकार उन्हें उकामा ढूंढना पड़ा। आखिरकार दादे और पोते के दरमियान जो ट्रांजैक्शन हुई, जब दादा वफात पाए तो उनके जो मियां नवाज शरीफ और उनके बेटों को जो जायदाद मिली उसको इल्जाम बना के रेफरेंस बना दिए। ऐसा नहीं है भाई, कोई ऐसा नहीं है दलाल साहब, उनको डिस्क्वालीफाई इकामा पे किया गया था, लेकिन एवनफील्ड केस में उनको सजा हुई। हिल मेटल केस में जो अल अजीजिया स्टील मिल का केस था उसमें भी उनको सजा इसलिए हुई क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर सके थे कि असासे उनके पास कहां से आए। अब उस वक्त भी हम आपसे जब टीवी में बैठ के सवाल करते थे तो आप कहते थे कि ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है।
अब यहाँ पे एक बड़ा सिंपल से सवाल जो है पूछा जाता है सुलेमान शहबाज से, हमजा शहबाज से, कि मंजूर अहमद, देखिए टीटी आना कोई मसला नहीं है, जेन्युइन शख्स ने टीटी भेजी है तो कानून आपसे पूछ भी नहीं सकता, सिर्फ उनसे यह पूछा जाता है कि ये महबूब अली और मंजूर अहमद कौन है, क्या ये इल्जाम दुरुस्त है कि वो पापड़ वाले हैं या कोई राइडर है या कोई हॉकर है, क्या वो कभी पाकिस्तान से बाहर गए? अगर वो उनकी आइडेंटिटी बता दें, जिन्होंने उनकी वालदा के अकाउंट में पैसे डाले हैं, हमजा के अकाउंट में पैसे डाले हैं, शहबाज के अकाउंट में पैसे डाले, तो मामला ही खत्म हो जाएगा। देखिए शहजाद साहब, सबसे पहले तो आप खुद तस्लीम कर रहे हैं ये डिक्लेयर्ड सारे एसेट्स हैं, ये इनकम टैक्स और उनकी वेल्थ टैक्स की चीजें आप पढ़ पढ़ के बता रहे हैं। सेकंडली 90% ट्रांजैक्शन उनके सीएम बनने से पहले की 2008 से पहले की हैं, जबकि वो जिला वतन थे, जब वो जेरे अताब थे, जब कोई इक्तदार का मामला नहीं था। और ये बात ये है, हम बार बार कहते हैं कि उनके घर के मामला, उनके कारोबार के मामला, उनके कारोबारी वो मामला जो सारे जिस तरह कारोबार करते हैं वो भी करते रहे हैं, वो उनको उछाला जा रहा है। बताएं क्या, कहां से किकबैक लिया है, किस मेट्रो में से लिया है, किस ऑरेंज लेन में से लिया, किस प्रोजेक्ट में लिया, किस बिजली के प्रोजेक्ट में से लिया है, कोई आइडेंटिफाई तो करें। आपके पास कोई प्रोजेक्ट, कोई आपके पास सबूत नहीं, उनके घर के मामला, उनके कारोबारी मामला, उनके डिक्लेयर्ड जो है, और वो एसेट 90% ट्रांजैक्शन उनके सीएम बनने से पहले की है। अच्छा, क्या वो ये 90% का मुझे नहीं पता, हवास के केस में शायद आप दुरुस्त बात कर रहे हैं कि उनके पास जो ट्रांजैक्शन है उनके खिलाफ वो 2008 से पहले की है, लेकिन सुलेमान शहबाज और नुसरत शहबाज के अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है वो तो उनके सीएम बनने के बाद की। लेकिन ये नुकता इंपॉर्टेंट है शहजाद अकबर साहब, एक तो वो ये कह रहे हैं कि काफी सारी ट्रांजैक्शन उनके सीएम बनने से पहले की है, और दूसरा अगर ये इल्जाम है, ये मफरूजा है कि किकबैक का पैसा था जो कि बाहर भेजा गया, तो किस मंसूबे में, किस प्रोजेक्ट में वो किकबैक लिया, ये भी तो बताएं ना नैब। फिर देखिए, ये दो चीज़ें इसमें मैंने पहले शुरू में अर्ज़ की थी। पहली तो बात है, तलाल साहब बहुत जज्बात में बहुत कुछ बोल रहे थे, खुद ही ऑरेंज लेन और बाकी चीज़ों का नाम ले रहे थे। किसी ने अभी तक किसी किकबैक, किसी स्पेसिफिक का तो इल्ज़ाम नहीं दिया। देखिए, यहाँ पे ऑफेंसेस 2 कमिट हुए हैं। 3 चीज़ें इस चीज़ में अहम है, ऑफेंसेस 2 कमिट हुए हैं। नंबर 1 ऑफेंस कमिट हुआ है एसेट बियॉन्ड नॉन सोर्सेज का। नंबर 2 जो आपने डिक्लेयर किए वो बेसिस जिस चीज़ पे बनाई वहाँ पे आपने मनी लॉन्ड्रिंग कमिट की, उसका इतलाक़ सर 2007 से होता है पाकिस्तान में। अब इसके बाद जो तीसरी चीज़ अहम है वो कैश बॉयज़ हैं, जिन्होंने अदालत के सामने बयान दिया है कि हम मॉडल टाउन से कैश के बैग्स लेके जाते थे और मनी एक्सचेंज को उनको देते थे जो ये टीटियाँ लगवा रहे थे, और ये एविडेंस डॉक्यूमेंट के साथ कोरॉबरेट हो रहा है। यानी कि जो कोई ज़ुबानी बयान कर रहा है उसके पीछे दस्तावेज़ हैं जो ये साबित करती हैं कि इसका बयान दुरुस्त है। इसको कोरॉबरेशन कहते हैं कानून की ज़ुबान में। अब जब ये चीज़ इस्टेब्लिश होती है तो कानून आपको इजाज़त देता है कि आप ये अखज़ करें कि चूँकि इनके वालिद उस वक़्त चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बन चुके थे, तो ये वहाँ से पैसे किसी भी प्रोसीड ऑफ क्राइम हैं, ये तस्वर किया जाएगा कानून के अंदर। अब जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, मैं तलाल चौधरी साहब से चैलेंज से कहता हूँ कि इन्हें हरगिज़ मालूम नहीं है, ये अंधाधुंध तर्जमान हैं। ये अपनी लीडरशिप से पूछते नहीं हैं कि इसका असल कानूनी जवाब क्या है या फैक्चुअल जवाब क्या है। मैं कहता हूँ कानून को भी 1 मिनट पे साइड पर रख दीजिए। मैं आपको सिर्फ सुलेमान साहब की मिसाल देता हूँ। जब ये सीएम बने पंजाब के, उस वक्त तक इनकी जो ग्रोथ थी वो 20,000 रुपए से लेके 27 करोड़ मैंने आदादोशुमार बताए हैं। सीएम बनने के बाद 27 करोड़ से लेके 1.3 अरब तक। कानूनी जवाब इसका क्या होगा? और लगाया है हमजा शहबाज ने कि अगर मामला सेटल हो जाता है हुकूमत से तो फिर कोई केस ही नहीं बनेगा। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। श्रीविदास वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अकबर साहब, तलाल चौधरी साहब। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम आते हैं उसका घेरा तंग हो रहा है। शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ के 2 साहबजादे, 2 साहबजादियां और उनकी जो बेगम है नुसरत शहबाज, उन सबको नैब ने तलब किया है। तलाल चौधरी साहब, कानूनी जवाब क्या होगा? अभी ब्रेक में जाने से पहले शहजाद अकबर साहब कह रहे थे कि कानूनी जवाब बताइए। मैंने जैसे कहा कि पनामा केस में भी ये सवाल बार बार होता रहा कि अपार्टमेंट कब खरीदे, कैसे खरीदे, इसका जवाब तो शरीफ फैमिली को ही देना पड़ेगा। देखिए, एक तो शहजाद साहब ने मुझे ताना दिया कि मैं अंधाधुंध तर्जमान हूं। मेरे लिए ये तमगा है। मैं उनका तर्जमान हूं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, जिन्होंने पाकिस्तान में 70% प्रोजेक्ट बनाए हैं। वो बिजली हो, वो एयरपोर्ट हो, वो मेट्रो हो, वो ऑरेंज लेन हो, वो मोटरवेज हो, वो सीपैक हो। मैं उनका तर्जमान नहीं हूं जिनसे एक मेट्रो नहीं बनी। और मुझे इस पे भी फख्र है, मैं तर्जमान हूं
असली लीडर का, मैं किसी कठपुतली का तर्जमान नहीं हूं। और ये इल्जामात इनसे पहले जो इस हुकूमत के जज्बाती बातें, स्पेसिफिक जवाब कोई नहीं है इसमें अंदर। इस हुकूमत के जो कि मुशर्रफ साहब उन्होंने भी लगाए थे हमारे पास, वो भी यही सब कुछ कहते थे। उससे पहले ये 90s में भी यही इल्जामात लगे गए। एक इल्जाम को कितनी दफा आप दोबारा दोहराएंगे? सर यही बात है, आप पहले भी कर रहे थे तलाल साहब, लेकिन दो अदालतों ने सजा दी है ना नवाज शरीफ साहब को, वो बेल पर हैं दोनों अदालतों से, चाहे वो अल अजीजिया केस हो, एवनफील्ड केस हो। तो अगर आपका ये कहना कि इल्जाम बार बार लगते हैं वो साबित नहीं होते, वो इल्जाम तो साबित हो चुके हैं, इस पर कन्विक्टेड है नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा। देखिए, गुजारिश ये है कि अभी ये सब कुछ चल रहा है। पहले केस में सजा हुई, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फैसले का पोस्टमार्टम हुआ वो आपके सामने है। किस टाइमिंग से केस बने, किस टाइमिंग पर सजाएं हुई, हमारा तो इतराज ही ये है कि ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये हमें, लेकिन आपका ये एतराज कि आज तक कुछ साबित नहीं हुआ, ये बात फैक्चुअली गलत है ना इस वक्त। लेकिन अब इस केस में बताइए ना कि हमजा शहबाज हो या सुलेमान शहबाज, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये बताने में कि ये महबूब अली साहब या मंजूर अहमद साहब हमारे जानने वाले हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, बाहर रहते हैं, बाहर से पैसा उन्होंने भेजा है, चाहे लोन की शक्ल में हो या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं पिछले सवाल का पूरा जवाब दे दूं। एक तो केसेस अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कोई सजा भी वो आखिरी फैसला नहीं है, आखिरी फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट का होगा। रही बात कि ये महबूब अहमद ने भेजे, मंजूर अहमद ने भेजे, ये जरूरी नहीं है। बात कौम के लिए ये जरूरी है, क्या ये पैसा करप्शन का था या सिर्फ ये कहानी घड़ी गई है मंजूर के नाम से, महबूब के नाम से। अगर ये करप्शन का पैसा है, 1 रुपया भी करप्शन का है, किसी प्रोजेक्ट में से ये किक करप्शन या इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है, तो ये फिर ठीक है, ज्यादती और गलत है। अगर नहीं, आप कह रहे हैं कि ये साबित करना पड़ेगा कि किस मंसूबे में करप्शन हुई है, किकबैक लिया गया। लेकिन शहजाद अकबर साहब, मैं एक दूसरे इशू पर आ रहा हूं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की हमजा शहबाज ने, उसमें उन्होंने बड़ी अहम बात की है। उसमें वो कह रहे हैं कि डीजी नैब लाहौर ने हमें ये कहा है कि आप हुकूमत से अगर सेटलमेंट कर लें ये मामला ही खत्म हो जाएंगे। तो क्या ये जो आप कहते रहते हैं एनआरओ एनआरओ एनआरओ, ये बातें दुरुस्त है और यही कह रहे हैं कि हुकूमत से मामला सेटल करें? देखिए, अगर एनआरओ का कोई ख्वाहिशमंद होगा तो वो वही ख्वाहिशमंद होगा जो मुश्किल में होगा। असल में इसमें बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है, नैब की तरफ से फौरी तौर पे इसकी तरदीद भी आ गई है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो अब उसके बाद तो मेरा ख्याल है बात बड़ी वाज़ेह हो गई है। असल चीज़ वही है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने बड़े गौर से सुनी और मेरी ख्वाहिश थी कि शायद आज हमजा साहब अपना कुछ डिफेंस पेश कर दें और बता दें कि ये असल में कौन है महबूब अली और मंजूर अहमद। उसका तो कोई जवाब नहीं आया। दूसरा एक बात जो कि उस पर मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगा, हमजा साहब ने इस चीज़ को भी इशू बनाने की कोशिश की जो इनके घर की ख़वातीन को नोटिस इशू हुए। देखिए, इस बात में कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि माएँ और बहनें सब की साझी होती हैं और सब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। और हमारे पाकिस्तान के कानून के अंदर एक बड़ी वाज़े एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि ख़वातीन की ना ही कभी किसी संगीन केसेस में भी अरेस्ट और उस चीज़ों की तरफ नहीं जाया जाता। तो यहाँ भी मेरी पूरी उम्मीद है कि ऐसी चीज़ नहीं होगी। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल शहजाद अकबर साहब आपसे ये है कि कल ये खबर आई सामने कि नईम बुखारी साहब, जिन्होंने इमरान खान साहब का मुकदमा लड़ा नवाज शरीफ के खिलाफ, इमरान खान का मुकदमा लड़ा उन्होंने जब हनीफ एक्शन में गए, आपकी पार्टी में है, वो नईम बुखारी साहब अब नैब को अपनी सर्विसेज देंगे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केस में। जो एक इल्जाम आप पे लगता रहा है गठजोड़ का, नैब नियाजी गठजोड़ का, वो इल्जाम तो इससे मजबूत होता है कि एक शख्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन हो, वो अब प्रोसिक्यूटर होगा इन केसेस में। देखिए, उसमें बड़ी सिंपल सी बात है, इस पे भी बात नईम बुखारी साहब को और नैब को करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक नईम बुखारी साहब की बात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई रुकन भी शायद पता नहीं है कि नहीं, लेकिन कोई ओहदेदार नहीं है, ना ही हमारी किसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हिस्सा हैं। नईम बुखारी साहब इस मुल्क के एक मायनाज वकील हैं। उन्होंने पानामा के अलावा भी बहुत सारे केसेस किए हैं और जिस तरह से किसी भी मुलज़म के पास चॉइस होती है कि किसी को भी अपना वकील कर सकता है, इस तरह से तहकीकाती और तफ्तीशी इदारों के पास भी चॉइस है, किसी को भी अपना लेकिन मुझे अभी का नहीं पता, वो कोर कमेटी के मेंबर भी थे। मैं एक सिर्फ चीज़ अर्ज कर दूं, मैं सिर्फ एक चीज़ अर्ज कर दूं ना कि अगर शहबाज शरीफ साहब के मुकदमात हैं, देखिए मैं आप वो नहीं बुखारी करेंगे, कल को अगर इमरान खान साहब की प्रोसिक्यूशन के लिए राना सनाउल्लाह को लगा दिया जाए तो आप कबूल करेंगे उस बात को? क्या अल्लाह करे राना सनाउल्लाह इस काबिल हों कुछ कर सके तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, हमें इस पर बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होगा। बात यह है कि क्या एतजाज़ एहसन साहब नवाज शरीफ की वकालत नहीं करते रहे? वो एक मुखालिफ पार्टी के ना सिर्फ वज़ीर रहे, उसके अहदेदार भी हैं।
देखिए, वकील की जो एक प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं वो एक बड़ा सिंपल सा रूल है। आप एक तरफ तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि नैब की प्रोसिक्यूशन बेहतर नहीं है, और जब वो अपने केसेस के लिए सही, बेहतर से लेकिन यहाँ पर बेहतर इंसान का चुनाव करते हैं कि यहाँ जो पे उनके इल्जाम ये कि ये केस सियासी को केस है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर इल्जाम ये सके। कि ये नैब और पीटीआई का गठजोड़ है, और उसके बाद अगर एक अहम रहनुमा नईम बुखारी जो कि इमरान खान देखिए, साहब का केस अगर लड़े, वो जाके प्रोसिक्यूट मैं करते हैं शहजाद केसेस को, एक तो और सवाल तो उठेंगे और तासुर भी यही उभरेगा। मैं एक और तरीके से इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, अगर ये लगता है कि नैब और गवर्नमेंट का या पीटीआई का गठ, तो एक वकील मुझे बताइए, वो जज तो नहीं मुकर्रर हो गए ना इस केस के अंदर? उन्होंने सिर्फ न्याब का एक मुद्दा बयान करना है ना उस केस के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसला शहजाद तो अकबर साहब अदलिया हमारे ने साथ मौजूद थे, तलाल चौधरी साहब भी हमारे साथ में शामिल करेंगे। एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन फाउंडेशन के साबिक एमडी जुल्फिकार अहमद ने यह इल्जाम लगाया था कि 6 अजला में जो कहा गया था कि 41,000 बच्चे इनरोल किए गए हैं, वो बात गलत है, क्योंकि इसमें से 21,000 फेक इनरोलमेंट है। और यह भी उन्होंने दावा किया था कि मानसेरा में 90 जो स्कूल बनाने का दावा किया गया है, उसमें से 70 स्कूल गोस्ट स्कूल हैं। इस पर कल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन ने कहा कि एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए और वो स्पेशल कमेटी इसकी तहकीकात करे, लेकिन हुकूमत ने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया, इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या वजह है? ऑपोजिशन तो डिमांड कर रही थी कि इस पे इंक्वायरी हो जाए, स्पेशल कमेटी बनाई जाए ताकि तहकीकात हो सके कि क्या कोई करप्शन हुई है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई है। क्या ये बात दुरुस्त है कि 41 में से 21,000 बच्चों की फेक एनरोलमेंट है, 90 में से 70 स्कूल गोस्ट स्कूल है, तो क्यों इसको अपोज किया है हुकूमत ने कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और हम चाहते हैं कि इस पर कल जिस तरह डिबेट होनी किस्मती से वो तवज्जो दिलाओ नोटिस पे लेकर आ गए। और मैं बार बार ये कहता रहा कि अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, आप सीरियस हैं, तो इसको जो एडजमेंट मोशन है उसके थ्रू आ जाएं। इसके बावजूद हमने अपोजिशन को बोलने का मौका दिया। कुछ 4-5 स्पीकर बोले और अपनी मर्जी से बोलते रहे। उनको जो जवाब दिया गया वो देखें, बात यह है कि जिस एमडी की बात हो रही है उस एमडी को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाइख्तियार होता है, उसमें हुकूमत का अमल दखल नहीं होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनके खिलाफ इन्हीं बुनियादों पे कार्रवाई की, उनको उनकी नाअहली पे निकाला। उसके बाद उन्होंने जाकर शोर मचाना शुरू किया कि ये और उसी बुनियाद पे उनको निकाला गया। ये तो ऐसा है ना जैसे अब जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी फलां ने भी करप्शन की है। देखिए, ये ऑलरेडी उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और इंशाअल्लाह ताला यकीन दिलाते हैं कि अपोजिशन जिस तरह की इंक्वायरी चाहती है हम तैयार है। इंक्वायरी से हम नहीं डर रहे, लेकिन वो उनकी सीरियसनेस को इनको ये कहा गया असेंबली के अंदर कि आप तवज्जो दिलाओ नोटिस, जो कोई असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस पे समझता हो तो उसमें तो थोड़ी सी आप तवज्जो दिलाते हैं और मिनिस्टर उसका जवाब देते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप उस पर सीरियसली डिबेट करना चाहते हैं तो इसके हम तो तैयार है। मैंने कल अपने उस स्पीच में कहा कि अपोजिशन वाले, फिर उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वॉकआउट किया, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी आप अगर सीरियस इसको लेना चाहते हैं तो आए। जो हमने कार्रवाई की उस पर तो हमने आपको बता दिया। अगर इसमें 2-3 बातें हैं, मैं सिर्फ ये पूछा हूं कि हुकूमत अपने तौर पे, कल भी आपने ये कहा असेंबली में कि कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है ऑपोजिशन के पास। एविडेंस अगर आप खुद इंक्वायरी बिठा दें, क्यों इंतजार कर रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो इसका मुतालबा करे? नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं ना। एक अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत के अंदर करप्शन है, तो वो हम कहते हैं कि आप सबूत लेकर आए, कौन सी जगह पे, कोई जगह बता दें। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ ऑलरेडी इंक्वायरी शुरू है। मैं तो आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू है, वो बच नहीं सकेंगे। इसलिए कि जो कुछ उन्होंने किया है और जो कुछ अपोजिशन बता रही है, मैं तो उसके साथ इत्तेफाक करता हूँ 100% की जी उन्होंने ऐसा किया है, इसीलिए तो उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, इसीलिए उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। और जैसे इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी, कोई असेंबली में चाहता है हम असेंबली में उसको ले आएंगे। अगर कोई कहता है कि मीडिया को दे दो, हम मीडिया को दे दें। एमडी थे, वो खुद कह रहे हैं मैं विसल ब्लोअर हूं, और आपने जब वो कहते हैं कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने ये मामला रखा, मुझे हटा दिया गया। खुद चीफ मिनिस्टर इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं बीआरटी पे, वो रिपोर्ट ये बताती है कि जो पिछली हुकूमत में जल्दबाजी में ये मंसूबा बनाया गया था, सारा मलबा जो है परवेज खटक पे डाल देती है। नहीं, लेकिन दोनों मामला तो खैबर पख्तूनख्वा के हैं ना, कि आपकी अपनी लोग अपनी ये कहते हैं, इंक्वायरीज ये कहती हैं, आपके अपने एमडीज ये कह रहे हैं,
तो फिर किससे, ऑपोजिशन से क्या गिला शिकवा है आपको इस पर? जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं हुकूमत में हूँ, एक जिम्मेदार आदमी हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी शुरू है, इसलिए तो वो देखे ना हमजा शहबाज और ये लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही है एहतसाब की, तो वो आगे से क्या कह रहे हैं? देखिए, अब मैं तो फिर भी आप ही के सूबे की बात कर रहा हूं, आपकी हुकूमत की बात कर रहे हैं। आप बार बार हमजा को ले आते हैं, आप शहबाज को लेके आते हैं, मैं उन पे बात कर लूंगा अलग से, लेकिन इस वक्त तो आपकी हुकूमत पे सवाल हो रहा है। और इंक्वायरी आप एमडी पे कर रहे हैं या इंक्वायरी इस चीज पर हो रही है कि जाली स्कूल्स हैं और फेक एनरोलमेंट हुई है या नहीं हुई है? देखिए, फेक एनरोलमेंट, जाली स्कूल, ये तो सारी चीजें होगी तो पता चलेगा ना, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हटाया है। अगर आप कंपनी रूल्स के मुताबिक, अगर आपको पता है कि कंपनी रूल्स में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो ही फैसले करते हैं, और वही उन्होंने ही फैसला किया है। उनको इसकी जो परफॉर्मेंस थी, बेड परफॉर्मेंस, उस पर उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। सर, मैं उसी पे बात कर रहा हूं, आप बार बार मुझे कह रहे हैं कि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। मैं कह रहा हूं कि ये जो स्कैम है, जो मुबैना तौर पे एक करप्शन हुई है या मुबैना तौर पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, उसके लिए कोई स्पेशल कमेटी क्यों नहीं बना रहे तहकीकात के लिए? मेरे भाई, तो मैं क्या कह रहा हूं आपके खिलाफ? मैं तो यही कह रहा हूं कि उस इंक्वायरी हो रही है, इसी पे तो इंक्वायरी हो रही है ना। और उनके एमडी के खिलाफ किस बात पे हो रही है? उनको हटाने के खिलाफ तो नहीं हो रही है। जो कुछ उन्होंने किया है, क्योंकि वो उसमें मुलविस हैं। मैं आपको देखिए, ये चीजें छुपती नहीं है मेरे भाई, आजकल क्या छुपेगी? लेकिन मसला ये है ना शौकत यूसुफजई साहब, आपसे जब पूछा जाता है, आप कहते हैं हम हर किस्म की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। जब ऑपोजिशन मुतालबा करती है स्पेशल कमेटी बना दें तो आप पीछे हट जाते हैं। यही बात हमने आपसे बीआरटी के हवाले से की थी, आप एतराज करते रहे कि आपके दावे, आप जिस चैनल पे बैठे हुए इसलिए आप ये बातें कर रहे हैं। बाद में आप ही के चीफ मिनिस्टर ने इंक्वायरी बैठाई और वो सारी बातें जो आपसे 2 प्रोग्राम में करते रहे, वो इस इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आया। सारा मलबा उन्होंने परवेज खटक साहब पे डाला है। तो आप हमें कहते हैं, कभी हम पे इल्जाम लगाते हैं, कभी ऑपोजिशन पे इल्जाम लगाते हैं। ये तो आप ही की अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट है ना। नहीं, पहली बात तो ये है कि आप मुझे बताएं कि इंक्वायरी कौन करेगा? हुकूमत करेगी या हुकूमत से बाहर लोग बैठे लोग करेंगे? पहले ये तय कर लेना आप। वो तो कह रहे थे स्पेशल कमेटी बनाए, तो क्या अपोजिशन को बिठा के तो कह रहे थे स्पेशल कमेटी बनाए, पार्लियामानी कमेटी बना दे, तहकीकात कर लेंगे वो। जब मेरे भाई, जब ये हुकूमत है, कोई मजाक नहीं है, पहले भी हुकूमतें नहीं है, ये हुकूमत है, इसने एक सिस्टम के तहत इंक्वायरी हो रही है, और वो इंक्वायरी में आपसे अर्ज कर रहा हूँ, उसको हम सामने लेकर आएंगे। हम ये नहीं कि उसको दबाएंगे, उससे मुतमईन ना हुआ, इससे अगले कोई और अच्छी तरीके से कोई तरीका किसी को मालूम हम उस पर चले जाएंगे। सही। अच्छा, ये तो एक इंक्वायरी हो रही है। एक और आपसे सवाल करना है, कल आपने देखा होगा डॉन न्यूज़पेपर की ये फोटो था जो बड़ा कल वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, इस पे प्रोग्राम भी हुए। बीआरटी में जो एक बीआरटी मंसूबे में एक अंडरपास है, वहां गैस की पाइपलाइन जा रही है। आपने यकीनन वो तस्वीर देखी होगी, बड़ी तनकीद हो रही है कि डिजाइन में इतना बड़ा फ्लॉ है, गैस पाइपलाइन जा रही है, लोगों का वहां से निकलना आना जाना है जो कि नीचे झुक के उससे निकलते हैं। क्या हुआ है? ये बहुत बड़ी गलती हो गई है क्या इस डिजाइन में? मेरे ख्याल से लाहौर की बीआरटी तो बहुत पहले बनी है ना। मेरे पास अभी एक तस्वीर है और ये तस्वीर मैं आपको भिजवा दूंगा इस शो के बाद। वहां अभी भी गैस पाइपलाइन इसी तरह पड़ा हुआ है। लाहौर बीआरटी की बात कर रहा हूं, यहाँ तो काम हो रहा है अभी, और स्वीट गैस वालों जो है वो उनको कह दिया गया है वो हटा देंगे। अभी तो बीआरटी कंप्लीट नहीं हुई ना। आपके मुताबिक, लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं कि बीआरटी कुछ नहीं हुआ। ख्याल में क्या इसको पहले नहीं हटाना चाहिए था? क्योंकि जो अंडरपास की तस्वीर मैंने देखी, टाइल्स वगैरह लग चुकी है। नहीं, वो सारी टाइल्स वगैरह लग चुकी है, अंडरपास तैयार है। ये पहले नहीं हटना चाहिए था? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, देखिए ये मसला जो है कंसल्टेंट और ठेकेदार का है, हमारा नहीं है। वो उससे पहले लगाए, वो दोबारा टाइल लगाए या 10 दफा टाइल लगाए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ठेकेदार अगर काम सही नहीं कर रहा है तो खर्चा वो देगा। मुझे एक बात बताइए, अब वैसे तो ये लगता है कि एक डिजाइन में फ्लॉ है, जो पाइपलाइन जा रही है, लेकिन जितना मकबूल अभी हो चुका है, ये तो एक शाकार बन चुका है इस बीआरटी का, तो हटाना जरूरी है? इसको ऐसे ही रहने दिया जाए ताकि लोग आए और देखें इसको? आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि हर चीज अपने टाइम पे हटती है, और जो काम किसी मैं तो कह रहा हूं कि जितनी मकबूलियत मिली है इस तस्वीर को, ये एक मास्टरपीस बन गया, शाकार बन गया बीआरटी का। नहीं, अगर आप देखें ना, आप अगर इतने कंसर्न है तो मैं आपको एक भेजता हूँ, जो लाहौर बीआरटी का पाइपलाइन है इसी तरह पड़ा है, इसी तरह सेम इसी तरह तस्वीरें मैं आपको भेजता हूँ। आपने तो कभी उस पर प्रोग्राम नहीं किया। लाहौर बीआरटी पे तो बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आपने उससे मुतासिर होकर इस डिजाइन को कॉपी किया है। तो आप कर लें उस पर प्रोग्राम। तो आप लोगों ने क्या उससे मुतासिर होकर कॉपी कर लिया? ये डिजाइन बन चुकी है ना, ये तो अभी काम शुरू है इस पे। चले, बहुत तो अभी काम शुरू है। बहुत बहुत शुक्रिया, शौकत हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।